Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, in my last video, I have discussed about the valuation of supply कि what are the provisions to calculate the value of supply. हमने वहाँ पर ये पढ़ा कि हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो हम जीएसटी पे करते हैं दैट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. मैंने पहले ही बताया था, एक इक्वेशन बनाई थी दैट जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट. तो ये इक्वेशन मैंने बताई थी, हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही हमारी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होती है कि कितना टैक्स हमें पे करना है. तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने डिफरेंट सबसेक्शंस पढ़े थे. जो हमने वैल्यूएशन किया था दैट इज अंडर सेक्शन 15. तो उसमें हमने सेक्शन 15 के वेरियस सबसेक्शंस किए थे. सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जहां पे था रिसिपिएंट एंड सप्लायर नॉट अ रिलेटेड पर्सन एंड प्राइस पेड इज द सोल कंसिडरेशन. दूसरा सबसेक्शन 2 था कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द सप्लाई, मींस इंक्लूजन इन द सप्लाई हमने पढ़ा था, जिसमें 5 फैक्टर्स थे, वो हमने डिस्कस किया था. फिर सबसेक्शन 3 में हमने एक्सक्लूजन पढ़ा था कि कौन सी चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो हम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे. तो जिसमें हमने डिस्काउंट पढ़ा था एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई इज मेड और आफ्टर द सप्लाई इज इफेक्टेड. ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी सबसेक्शन 3 में. तो ये 3 सबसेक्शंस हमने अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस किया था, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3. सो फ्रेंड्स, in this particular video I'm going to discuss about various rules regarding the valuation of supply. कि जो रूल्स हैं हमारे उसमें हम वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई कैसे करेंगे. तो वहाँ पे हम ये चीज़ हम करने वाले हैं कि कैसे हम सप्लाई को वैल्यू करेंगे अंडर डिफरेंट रूल्स. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी. मैंने बताया कि जब क्या कहते हैं कि कंसिडरेशन इज होली इन मनी, मींस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. वहां पे जो कंसिडरेशन है वो पूरा का पूरा मनी के टर्म में है, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. लेकिन जब कंसिडरेशन जो है दैट इज नॉट होली इन मनी, मैंने बताया था, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. मैंने मिस्टर ए है, मिस्टर ए को मैंने बोला मिस्टर ए का जो सन है वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है. सन का नाम कुछ ले लो बी. मिस्टर ए का एक बेटा है, सन है, जो कि मेरे से ट्यूशन पढ़ता है. मैंने मिस्टर ए की कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मैंने मिस्टर ए से कोई एक एसी लिया है, एसी परचेज किया है, जिसका प्राइस है 50,000 रुपीज़. लेकिन 50,000 रुपीज़ में मैंने कहा कि मुझसे आप 50,000 ना लेकर के आप मुझसे 45,000 ले लीजिए, 45,000 ले लीजिए. बाकी का जो 5,000 है इसके बराबर का मैं वो ट्यूशन फीस में एडजस्ट कर दूंगा, या जो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपके बच्चे को उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगा. तो इट मीन्स दैट यहाँ पर जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट होली इन मनी. वहाँ पर हमने उसके बदले कोई सर्विस प्रोवाइड की है, या हो सकता है हमने इसके बदले एसी के बदले हमने कोई अपनी सेकेंड हैंड एसी दी हो, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो एक्सचेंज किया हो. तो यहाँ पर क्या है कि जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट होली इन मनी. सो इन दैट कंडीशन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो ये हमारे रूल 27 में दिया है कि किस तरह से हमको सप्लाई की वैल्यूएशन करनी है इन द केस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी. तो फ्रेंड्स, रूल 27 में है, मैं इसको आगे बढ़ता हूं. इसमें where the supply of goods or services is for consideration not wholly in money, the value of supply shall be as under. तो रूल 27 है ये, रूल 27. हम डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे, रूल 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31. तो रूल 27 में है, पहली कंडीशन है where the open market value of supply is available. where open market value is available. open market value of supply is available. In that particular case the value of supply will be that open market value, OMV, open market value. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट मैंने जो एसी, जो अपने पहले एग्जांपल में मैंने एसी ली, अब एसी का पैसा मैंने फुल्ली मनी में नहीं दिया, मैंने उसके बदले कोई सर्विस भी उसको प्रोवाइड की. तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हम कैसे करेंगे? तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हम
अगर उस तरह के सेम एसी की हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, हमको पता है कि इसकी मार्केट में जो इसकी ओपन मार्केट वैल्यू है ये 50,000 रुपीज है, ऑल दो वो मुझे 40,000 का ही मिला था, हमने बाकी अमाउंट के लिए हमने उसको बोला था कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा दूंगा आपके बच्चे को, या आप कोई और सर्विस है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर product या of that particular goods of that particular supply is available in the market, तो in that particular case the value of supply will be that open market value। वो जो open market value उसकी होगी वो हमारा क्या होगा, that will be the value of supply। बी कंडीशन होप की आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एग्जांपल भी मैंने दे दिया है। बी क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू सबको पता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मींस द फुल वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड द सेस पेएबल बाय अ पर्सन इन द transaction where the supplier and recipient of the supply are not related and the price paid is a sole consideration to obtain such supply at the same time when the supply value is made। ठीक है, तो बीइंग वैल्यू इज मेड, इसका क्या मतलब है कि जो ओपन मार्केट वैल्यू है उस वैल्यू में हमको ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, सेसेस, टैक्सेस, ये जो भी चीजें उनको इंक्लूड नहीं करनी है। जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मतलब कि जो क्या कहते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है दैट विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। तो बी केस क्या कहता है हमारा, बी केस कहता है इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, इफ ओपन मार्केट वैल्यू is not available अंडर क्लॉज ए। जो क्लॉज ए में हमने डिस्कस किया, इस वाले क्लॉज में हमने जो डिस्कस किया कि इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर केस ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू उसकी अवेलेबल ही ना हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, the sum total of consideration in money, the sum total of consideration in money plus sum total लेना है, किसका लेना है, consideration in money and further amount in money as is equivalent to the consideration not in money plus further amount in money, उसको उसके मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, further amount in money as is equivalent to the amount या consideration not in money, इसका क्या मतलब, सही बहुत कंफ्यूज कर रहा है, इसको प्लीज आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। इसमें क्या है, सपोज दैट मैं किसी मोबाइल शॉप पर गया, मैंने कहा अभी मेरे पास एक सेकेंड हैंड फ़ोन है, OnePlus Nord है मेरे पास, तो उस फ़ोन को एक्सचेंज करके मुझे OnePlus 8T लेना है। इसका क्या मतलब है, मुझे Nord है मेरे पास, Nord को मुझे एक्सचेंज करके मुझे OnePlus 8T लेना है, OnePlus 8T लेना है। अच्छा, अब उसके लिए मैंने कहा कि क्योंकि ये 45,000 का फ़ोन है, तो मैंने कहा एक काम करो, आप मुझसे ना 30,000 ले लो, 30,000 ले लो, और प्लस उसके बदले मेरा ये जो नॉर्ड है ये आप ले लो मुझसे। 30,000 मेरे पास कैश है, उसके अलावा ये जो नॉर्ड मेरे पास फोन है ये आप ले लो। तो इसका क्या मतलब है, इन दैट पर्टिकुलर केस द सम टोटल ऑफ द कंसिडरेशन पेड इन मनी, जो हमने उसको मॉनेटरी टर्म में कंसिडरेशन पे किया 30,000, प्लस द फर्दर अमाउंट जो हमने नहीं पे किया है, उसके बदले हमने उसको कोई चीज एक्सचेंज में दी है या उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी है उसे हमें, तो उसकी जो इक्विवेलेंट मॉनेटरी वैल्यू होगी, जिसको मैंने नॉट मनी दिया है, दैट कंसिडरेशन नॉट इन मनी, तो उसकी जो इक्विवेलेंट मनी होगी, वो मतलब इक्विवेलेंट मॉनेटरी वैल्यू जो होगी, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सपोज दैट इसकी उसने कहा कि भाई इसका जो हम एक्सचेंज प्राइस ले रहे हैं 15,000 ले रहे हैं, तो 15,000 रुपीज हम इसमें ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी योर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसमें क्या है, द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड एनी फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। हमको इसकी वैल्यू क्या है, पता है, ये जो नॉर्ड है इसकी वैल्यू पता है कि ये नॉर्ड 15,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं है। तो अगर उसकी वैल्यू पता है
तब तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंडा अपनाएंगे कि दोनों का सम टोटल लेंगे। ठीक है, अब फर्दर क्या है, इफ द, अच्छा अगर वैल्यू उसकी जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसकी वैल्यू नोन नहीं है तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू लेंगे, जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसकी मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, भाई अच्छा ठीक है नोन है तो हमने तो ये कर लिया, लेकिन अब ए और बी दोनों में ही नोन नहीं है। इफ द वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल, इफ द वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल, जो हमने क्लॉज ए और बी किया है उन दोनों क्लॉजेस से हमारी वैल्यू डिटरमिन नहीं हो पा रही है, ना ही तो मार्केट वैल्यू अवेलेबल है और ना ही तो जो सेकंड हैंड गुड्स हमने एक्सचेंज करने के लिए दिया है उसकी भी वैल्यू हमको पता नहीं है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि कितनी नॉट जो हमने एक्सचेंज किया उस नॉट की वैल्यू हमको पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। तो हम क्या प्रोविजन यूज करेंगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी, इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इसका क्या मतलब है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक जनरल का एसी है। ठीक है, ये जो है हमारा विंडो एसी है जनरल का। अब हमें इसकी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करनी है, क्लॉज ए में बताया कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ठीक है, मतलब जनरल एसी जो है मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ से ली है तो हमने उसको कंसिडरेशन पूरा मनी में नहीं दिया, हमने कहा कि ये ले लो उसके बदले हम कुछ और तुम्हारे लिए कुछ काम कर देंगे या तुमको कोई गिफ्ट दे देंगे या तुम्हारे लिए हम पर्टिकुलर कोई सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब नॉट फुल्ली इन मनी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर इस एसी की ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है देन इट्स फाइन, या इसके बदले अगर हमने उसको कोई सेकंड हैंड एसी दिया है और उसकी वैल्यू हमको नोन है तो जितना हमने कैश में दिया प्लस जो सेकंड एसी हमने एक्सचेंज की उसकी जो वैल्यू होगी दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके बराबर की एसी, सपोज दैट जनरल कंपनी है तो इसके बराबर का कोई सैमसंग का एसी होगा सेम, अगर ये 1 टन का है तो ये भी 1 टन का होगा, विंडो एसी होगा, मीन सेम लाइक एंड सेम, मतलब लाइक क्वालिटी एंड काइंड, सेम तरीके का एसी, सेम क्वालिटी का एसी, सेम मतलब की कैपेसिटी का एसी जो है उस एसी का जो प्राइस होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो ये तो क्लॉज सी कहता है। अच्छा क्लॉज डी क्या कहता है, क्लॉज डी कहता है कि भाई ए बी और सी तीनों में ही सर्विसेज डिटर्मिनेबल नहीं हो पा रही हैं, नहीं तो क्लॉज ए में हो पा रहा है, नहीं तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, नहीं तो हम सम जो ले रहे हैं उसमें जो सेकंड हैंड गुड्स है उसकी भी वैल्यू हम नहीं डिटरमिन कर पा रहे हैं, और ना ही तो लाइक काइंड और क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो भैया बताओ क्या, अब कैसे उसको हम डिटरमिन करेंगे, तो उसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31, मतलब नॉट प्रोविजन, रूल्स हैं। तो उसके लिए हम रूल 30 और 31 को फॉलो करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड्स अभी रूल 30 और 31 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस ये समझ लो कि 30 और 31 के प्रोविजंस को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इन ए बी सी तीनों में ही वैल्यू डिटरमिन नहीं हो पा रही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू यूज या वी हैव टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ रूल 30 एंड 31। ठीक है, ये रेजिडुअल रूल्स हैं तो हम उसको बाद में करेंगे 30 और 31, पहले 27, 20 और 29 कर ले, फिर उसके बाद 30 और 31 पे ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेयर द वैल्यू कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल अंडर द अबव प्रोविजंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो रूल है मतलब कि ए बी सी में अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रूल 30 और 31 को हम फॉलो करेंगे। फिर हमारे पास आता है रूल 28, फिर आता है रूल 28 रूल 28 में क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस। वहां पर क्या था, जहां पर मॉनिटरी जो वैल्यू जो थी मतलब कंसिडरेशन वाज नॉट होली इन मनी, वो पहला केस था। रूल 28 में क्या कह रहा है कि जो सप्लायर और एंड रिसिपिएंट हैं दे आर
either related persons or distinct persons. They are either related persons or distinct persons. तो in that case other than an agent, यहाँ पे एक्सेप्ट एजेंट को इसमें हम, क्योंकि एजेंट जो है वो भी रिलेटेड पर्सन है, लेकिन एजेंट के लिए अलग रूल है, उसको हम बाद में देखेंगे, एक्सेप्ट एन एजेंट, तो इसको हम बाद में करेंगे। मतलब ये रूल जो है रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स के लिए है, लेकिन एक्सेप्ट एजेंट, इस रूल में एजेंट को हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एंड रिलेटेड पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, जो हमने डिस्कस किया, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या हैं, और वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट, मतलब एजेंट्स को इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी डन अंडर द फॉलोइंग रूल्स। तो रूल्स क्या है, पहला है where the open market value of supply is available, where the open market value of supply is available। ठीक है, in that particular case पहला है, अच्छा ए में भी इसमें सब डिविजन है, पहला है where the recipient is not eligible for full input tax credit, where the recipient is not eligible for full input tax credit। अभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन दैट पर्टिकुलर केस द ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, और उसमें भी पहला केस क्या है कि जहां पर जो रिसिपिएंट है, जो सप्लाई रिसीव कर रहा है, जो सर्विसेज या गुड्स रिसीव कर रहा है, he is not eligible for full input tax credit। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है जो भी है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ओपन मार्केट वैल्यू जो है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा है वेयर द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेयर द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर full input tax credit, in that particular case the value declared in the invoice, value declared in the invoice shall deemed to be value of supply। इसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है भाई, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहा है, भाई अगर अवेल नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि उसके पास या तो हो सकता है इनवॉइस भी ना हो, या इनवॉइस है भी तो ठीक है, क्योंकि ही कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए उसको इनवॉइस में वैल्यू को शो करना पड़ेगा कि हमने इतने रुपए का गुड्स खरीदा है, उस पर इतने रुपए का टैक्स पे किया है इनवर्ट सप्लाई पर, देन ओनली ही कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। लेकिन अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ही नहीं कर रहा है, या पूरा ही नहीं कर रहा है, या कर ही नहीं रहा है, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में है कि ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जो ओपन मार्केट वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास एक पर्टिकुलर इनवॉइस होगी जिसको वो शो करेगा फर्दर, जिसके बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेगा। तो उस इनवॉइस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसने इंडिकेट कर रखा है कि इतने रुपए का गुड्स हमने परचेज किया, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि, या कंडीशन है कि वहां पर इनवॉइस होना जरूरी है। द रिसिपिएंट मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ वैलिड इनवॉइस। तो अगर उसके पास इनवॉइस है तो इनवॉइस में कोई वैल्यू उसने डिक्लेयर की होगी, तो जो वैल्यू उसने डिक्लेयर की है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो उस वैल्यू पे हम, उस वैल्यू को हम क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे। नेक्स्ट है इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसमें भी पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है वेयर द गुड्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट, वेयर द गुड्स आर नॉट इंटेंडेड
आर नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, फॉर फर्दर सप्लाई। इसका क्या मतलब है कि जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसे हमें आगे बेचना नहीं है, उसे हम अपने कंजम्पशन के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, जो उसी तरह का सेम गुड्स होगा, सेम क्वालिटी का, सेम तरह का जो गुड्स होगा, उसकी जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उसको हम, पहला केस कहता है उसको हम फर्दर सप्लाई के लिए यूज नहीं करें, हम अपने उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज करें। तो इन दैट केस द ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, वेयर द गुड्स आर intended for further supply, intended for further supply, intended for further supply. So in that particular case the value of supply shall be, the value of supply shall be the value of supply of goods or services of like kind and quality, मतलब या तो like kind and quality, the value of supply of goods or services of like kind and quality, like kind and quality, or at the option, or at the option of supplier, of the option of the supplier, मतलब जो सप्लायर भी, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, of the supplier be an amount equivalent to, be an amount equivalent to 90% of the price charged for the 90% of the price charged from the charged of goods of like kind and quality by recipient to his customer not being a related person, price charged from a customer not being a related person, not being a रिलेटेड पर्सन। इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, पहले स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पहले तो था कि हमारा इंटेंशन है ही नहीं उसको आगे बेचने का, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे, उनका जो गुड्स और सर्विसेज होंगे, उनकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मैं उसको आगे बेचने के लिए, मतलब मेरा जो इंटेंशन है, सपोज दैट मैं किसी रिलेटेड पर्सन है अदर देन एजेंट, ठीक है, डायरेक्टर है या पार्टनर्स हैं, जो भी हैं, मैंने उनसे गुड्स लिया और उसको फर्दर सप्लाई कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है, ए एंड बी दे आर रिलेटेड पर्संस, ए एंड बी जो है वो रिलेटेड पर्संस हैं। ए ने बी को कोई गुड्स भेजा है, सपोज दैट 10,000 रुपीज का है। अब क्योंकि ये रिलेटेड पर्संस हैं तो जाहिर सी बात है ये प्राइस कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि दे आर द रिलेटेड पर्संस। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी टेकन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो हम क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सपोज दैट बी जो है उसका इंटेंशन है कि ये गुड्स को वो फर्दर बेचेगा, मतलब कोई सी है, सी को ये सप्लाई करेगा, इसका इंटेंशन है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। पहला ऑप्शन क्या है, सेम कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब इसी तरह का कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल है, सेम तरह का, सेम क्वालिटी का, तो उसका जो ओपन मार्केट वैल्यू होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पहला केस है। लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर क्या है, ए है, ए इज द सप्लायर जो कि बी को पहले माल बेचा है और बी फर्दर इस माल को सी को बेचेगा जो कि अनरिलेटेड पर्सन है। सी जो है ही इज एन अनरिलेटेड पर्सन, ये जो है ये अनरिलेटेड पर्सन है। तो इसका मतलब एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, ए के ऑप्शन पर, he can take an amount, suppose that ये इसको बेच रहा है 40,000 रुपीज पर, तो he can take an amount equivalent to 90% of this value, equivalent to 90% of the value. The related person means the person is further supplying that goods या that services to an unrelated person. तो ये जो B है ये फर्दर जिस वैल्यू पे सप्लाई कर रहा है किसी अनरिलेटेड पर्सन को, तो उस वैल्यू का 90% भी ले सकता है सप्लायर के ऑप्शन पर। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकता है। मैं एक बार फिर से इसको रीड आउट कर देता हूं
इसमें कह रहा है एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट यहां पर कौन है? बी रिसिपिएंट है। बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर, कस्टमर कौन है? सी है। टू हिज कस्टमर सी नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन, जो सी है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो इस केस में दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सप्लायर ऑप्ट कर सकता है। तो आई होप कि ये सेकंड केस भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड केस है, इफ द वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए एंड बी। थर्ड केस है, इफ द वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए एंड बी, मतलब क्लॉज ए और क्लॉज बी के प्रोविजंस को फॉलो करके हमारी वैल्यू डिटरमिन नहीं हो पा रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटर्मिनेबल यूजिंग क्लॉज, मीन्स यूजिंग रूल 30 एंड 31। रूल 30 एंड 31। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 30 और रूल 31। सर ये रूल 30 और 31 क्या है तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तो 27 28 ही किया है, अभी 29 करूंगा, फिर उसके बाद 30 करूंगा, फिर 31 करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दो रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 27 एंड 28। 27 किस केस में था? जहां पे प्राइस इज नॉट होली, कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, और दूसरा केस क्या है? वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स आर ईदर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एक्सेप्ट एन एजेंट। वहां पे एजेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एजेंट का अब रूल आएगा कि एजेंट के केस में हम कैसे उसको वैल्यूएशन करेंगे। तो रूल 29 में है, रूल 29 में है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रूल 29 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। ऑल्दो एजेंट और प्रिंसिपल भी हमारे रिलेटेड पर्सन्स हैं, लेकिन जो पहला रूल था 28 उसमें हमने रिलेटेड पर्सन्स को इंक्लूड किया लेकिन एजेंट्स को एक्सक्लूड किया है। एजेंट्स के लिए अलग से रूल है जो कि हम रूल 29 पढ़ेंगे, वो हम रूल डिस्कस करेंगे। तो पहला, इस रूल में पहला है, फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट शैल बी कैलकुलेटेड और इवेल्युएटेड और डिटरमिन्ड एज अंडर। पहला क्या केस क्या है? where the open market value of supply of goods, where the open market value OMV, open market value of supply, प्लीज जब भी मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी मैं सप्लाई लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की ही बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, where the open market value of supply is available, is available, in that particular case the value of supply of goods shall be either of the following। सेम वो यहां पर भी सेम है कि अगर कोई एजेंट और क्या कहते हैं कि उसमें प्रिंसिपल में कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? प्लीज गौर से देखना, सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था, इधर ओपन मार्केट वैल्यू, या तो मैं ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो या तो मैं उसकी ओपन मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानकर चलूं कि भाई जो ओपन मार्केट वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, या दूसरा ऑप्शन है एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर। ठीक है, नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 90% ऑफ प्राइस चार्ज। सेम रूल फिर मैं यहां पे समझा रहा हूं, पहले वाला ही है। Suppose that Mr. P is a principal and Mr. A is an agent. Mr. P is a principal and Mr. A is an agent. इन दोनों के बीच में एक एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ठीक है, अब P ने A को कोई माल सप्लाई किया है, सपोज 10,000 रुपीज का, या उसकी ओपन मतलब कि उसकी वैल्यू पता नहीं है, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हमको पता है कि वो 10,000 है। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि P जो है वो हो सकता है उसको फ्री में भी हो सकता है कि विदाउट कंसिडरेशन उसने क्या कहते हैं कि सप्लाई किया हो ताकि वो फर्दर उसको बेच सके, ऐसा होता है। ठीक है, तो A ने वो गुड्स किसी पर्टिकुलर C, कोई कस्टमर है C, उसको उसने बेचा है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इधर ओपन मार्केट वैल्यू, ये जो 10,000 है
ओपन मार्केट वैल्यू उस गुड्स की जो है वो हम ले सकते हैं या सर्विसेज की, या एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, P इज द सप्लायर एंड A इज द रिसिपिएंट, ये कोई अदर कस्टमर है, तो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर द वैल्यू इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ, सपोज दैट इसको 40,000 में फर्दर सप्लाई करता है, अगर उसका इंटेंशन फर्दर सप्लाई करने का है तो 90% ऑफ वैल्यू या प्राइस चार्ज फ्रॉम अ पर्सन बीइंग एन अनरिलेटेड पर्सन, जहां पे हमने उसको फर्दर सप्लाई किया है तो उस पर्सन से हमने जो प्राइस चार्ज किया है उसका 90% भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के ऑप्शन पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट पहले की तरह ही सेम था। नेक्स्ट है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए, मतलब कि अगर क्लॉज बी पार्ट है कि अगर क्लॉज ए में जो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस रूल 30 एंड रूल 31 will be applicable. It means that the application of rule 30 and 31 will be there for the determination of value of supply. उस value of supply को determine करने के लिए हम rule 30 और rule 31 को follow करेंगे। ठीक है सर, आप प्लीज बता दो कि रूल 30 और 31 है क्या? मैंने बहुत सुन लिया, 27 में भी सुन लिया, 28 में भी सुन लिया, 29 में भी सुन लिया, अब तो एटलीस्ट बता दो 30 और 31 क्या है। तो ओके, नाउ रूल 30, रूल 30 कहता है रूल 30 कहता है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज नॉट डिटर्मिनेबल by using any of the precedent rules, by using जो रूल्स हैं, रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं हमने पढ़े, 27, 28 एंड 29। सो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट। इन दैट पर्टिकुलर केस रूल कहता है कि भाई जो उसकी वैल्यू ऑफ, क्योंकि भाई 100% तो ले नहीं सकते, 100% तो उसका कॉस्ट ही होगा, तो कम उस कॉस्ट पे तो हम बेचेंगे नहीं, तो कम से कम 10% उस पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो और मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज, जो भी उसकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको पता है कि जो हम सामान आगे फर्दर बेचते हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन हमारा ऐड होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमारा 100 रुपए पे उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो उसको आगे हम 100 रुपए पे ही बेचेंगे, नो इट्स नॉट पॉसिबल, उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही बेचेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट एजम्पशन है दैट इज 10%, तो इसका मतलब क्या है कि उसका 110% ऑफ सच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जो है दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो ये कैसे डिटरमिन करेंगे हम, रूल 30 में करेंगे। ठीक है, रूल 30 कहता है कि भाई अगर हम 27, 28 और 29 को यूज करके हम वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस रूल 30 इज एप्लीकेबल। और रूल 30 में हमारी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी कि 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो भी है एज द केस में बी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब रूल 31 क्या कहता है भाई, अगर रूल 30 में भी हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे, हमको उसकी कॉस्ट ही नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि हमको तो भी पॉसिबिलिटी बनाकर चलनी है ना। लॉ कहता है भाई इसकी भी पॉसिबिलिटी रखो, फ्यूचर में हो सकता है ये भी केस आ जाए कि उसकी कॉस्ट ही ना पता चले, जबकि बहुत रेयर केस है कि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं है। लेकिन अगर वो भी रेयरेस्ट केस में भी ऐसा होता है कि भाई कॉस्ट पता ही नहीं चल पा रही है, तो उस केस में हमारा क्या है, रूल 31 एप्लीकेबल होगा। रूल 31 क्या कहता है, रूल 31 states that where the value of supply of such goods or services or both cannot be determined under any of the precedent rules, means 27, 28, 29 and 30 में भी नहीं डिटरमिन हो पा रही है, तो in that particular case the same shall be determinable using
reasonable means consistent with the principles and general provisions of section 15 and the provision of this chapter। इसका क्या मतलब है कि एक reasonable means यूज करना है हमको, जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 15 के उनको माइंड में रख करके एक ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब अपने आप से ही एक रीजनेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि इस प्रोविजन को ध्यान में रख करके हमको करना है। तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई अगर ये चारों रूल्स फॉलो नहीं हो पा रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक रेजिडुअल रूल है कि जो कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग रीजनेबल मीन्स, बाय यूजिंग रीजनेबल मीन्स consistent with the provisions of, consistent with the principles and the general provisions, principles and the जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। जहां पे हमने सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हमने किया है तो उस सेक्शन के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उसी को, मतलब जो कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल्स होना चाहिए और कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करना है। तो ये जो डिफरेंट रूल्स थे, रूल 27, 28, 29, 30 एंड 31, तो हमने ये 5 रूल्स पढ़े। रूल 27 मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ। रूल 27 में क्या था, जहां पे कंसिडरेशन जो है नॉट होली इन मनी, कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी। रूल 28 हमने पढ़ा, उसमें क्या था, द सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स आर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स एक्सेप्ट एजेंट। रूल 29 क्या था, फॉर एजेंट सप्लाई मेड बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, मतलब थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फिर रूल 30 क्या था, 110% ऑफ कॉस्ट, जहां पर इन तीनों रूल्स में हमारी डिटर्मिनेबल नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे, रूल 30 फॉलो करेंगे। और रूल 31 क्या है, दैट इज रिजीडुअल प्रोविजन। रिजीडुअल प्रोविजन बचा कुचा प्रोविजन है जिसमें हम कहते हैं भाई ठीक है अपने आप से निकाल लो, लेकिन दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप से कोई अंडर वैल्यू कर दिया या ओवर वैल्यू कर दिया, वो प्रिंसिपल्स के से कंसिस्टेंट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट होना चाहिए। तो ये आज के वीडियो में हमने ये 5 रूल्स डिस्कस किए हैं। नाउ आगे जो है हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे क्या कहते हैं कि रूल्स हैं, लाइक इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी या इन केस और भी बहुत सारे हमारे रूल्स हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे वैल्यूएशन ऑफ मतलब सप्लाई जो है हम कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वैल्यू इन केस ऑफ नोटिफाइड सप्लाईज हैं, जैसे कि हमारा अमाउंट ऑफ करेंसी है, या क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है। फिर उसके बाद एयर ट्रैवल टिकट एजेंट्स हैं। तो ये चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।